तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बढ़ के गुरुजी। एंड आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11 यानी 1+1 इट्स नॉट 2 इट्स 11 ना। वैसे मैथमेटिकली नॉट करेक्ट, बट हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11 एमसीक्यूज जो कि बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपके बजट से रिलेटेड प्रश्न लिए हैं, ठीक है, जो बजट से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड आई होप दिस विल रियली हेल्प यू आउट। जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 11 प्रश्न ही लिए हैं, लेकिन बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, ठीक है। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि भाई साहब, बजट 26-27 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। दो चीजें प्रश्न जब पढ़िए तो ध्यान रखिएगा। एक तो ये रखिएगा 26-27 कब की वो बात कर रहा है, और वो लक्ष्य रख रहा है, ठीक है। हम एक टारगेट रख रहे हैं, ठीक है, ना कि हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कितना हमारा घाटा हुआ है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं जैसे भाई मेरा इसकी इस महीने की मेरी कमाई जो होगी वो 300 रुपये होगी, ठीक है, सपोज करता हूँ। तो ये एक लक्ष्य रखना हुआ, और कमाई हुई मान लीजिए मेरी 3,000 रुपये या 400 रुपये होगी मान लो, ठीक है, सॉरी 400 रुपये हो गई। तो दिस इज एक्चुअल जो डाटा है। तो इसको जस्ट मैंने कंफर्म करने के लिए आपको बताया है। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो टारगेट का क्या रखा है, क्या एक्चुअली जो अचीव किया है उसको, अभी अचीव वाला तो अभी नहीं आएगा, पर 24-25 का डाटा आ गया है, ठीक है। 24-25 में हमने जो लक्ष्य रखा था वो 4.9% रखा था, ठीक है। हमने अचीव कितना किया है, 4.8%, ठीक है। काफी बेहतर किया इस मामले में हमने। इसमें ऑप्शंस में आपके ए है 5.1, 4.3, 3.5 एंड 4.3। रिसेंटली न्यूज में भी था, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बी जो ऑप्शन है इसका 4.3 सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। सरकार ने राजकोषीय समीकरण यानी फिजिकल कंसोलिडेशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए घाटे को कम करने की योजना बनाई है, ठीक है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, बेसिकली आपको ये समझना है कि थोड़ा सा, अगर मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं अभी बहुत डीप उसके बारे में नहीं बता सकता, बट हाँ, राजकोषीय घाटा ये है कि भाई मान लीजिए सरकार का जो कुल खर्च है उसकी कुल आय को से अधिक हो जाता है। यानी मान लीजिए सरकार ने कमाए 100 रुपए और खर्चा कर दिए उसने 110 रुपए, तो अब उसमें क्या डिफरेंस कितना आ गया भाई, आपने खर्चा 110 रुपए कर दिए और कमाए कितने 100 रुपए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको उधार लेने पड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 10 रुपया है ये आपका फिजिकल डेफिसिट है, मतलब एक तरीके से राजकोषीय घाटा है हमारे राजकोष में, ठीक है। राजकोषीय घाटा है, ठीक है, यानी सरकार के राजकोष में इतना पैसा कम है, घटा हुआ है। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एक टर्म्स आया हुआ है यूनिवर्सिटी टाउनशिप, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको अपने उसमें नोट कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। बजट 2026 में घोषित नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप का का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाएगा, ठीक है। कुछ बात कर रहा है यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण करने के बारे में, वो कहाँ किया जाएगा बजट के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में, सभी राज्यों की राजधानियों में, प्रमुख औद्योगिक गलियारों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के निकट, और डी ऑप्शन है कि केवल तटीय शहरों में। तो बेसिकली इसका जो आंसर है यहाँ पर थोड़ा सा जो टाउनशिप से थोड़ा जोड़ करके कहा जा रहा है ना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, तो इससे आप थोड़ा सा गलियारे या कॉरिडोर्स के बारे में कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। चेक करना चाहें, जी बिल्कुल, उत्तर सही आपका बिल्कुल सही है। विवरण के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, तो सरकार ऐसी 5 ऐसी टाउनशिप बनाएगी। ये काउंटिंग याद रखिएगा, इसको ना पूछ करके पूछ सकते हैं कितने बना रही है गलियारे, ठीक है। तो 5 ऐसी टाउनशिप बनाएगी जहां विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री एक साथ होंगे। मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल को मैं इतना मैक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर वहां पर एक तरीके से बड़ी इंडस्ट्री हो किसी से कार प्रोडक्शन की, ठीक है, कार प्रोडक्शन वाली, ठीक है, तो वहां पर उसके पास में अगर रहेगा तो एक तरीके से वो इसके बारे में क्या जानकारी भी ले सकता है। तो बेसिकली क्या है कि एक स्किल डेवलप करना है सरकार का, एक जो मेन जो फोकस है वो स्किल ट्रेनिंग है, ठीक है। जो ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट होता है, जैसे आप देखा होगा कि अगर मैक्सिमम लोग कोटा वगैरह पढ़ने जाते हैं ना आईआईटी की तैयारी के, तो वहां पर वो इन्वायरमेंट चल रहा है कि आजकल तो उतना नहीं रह गया, पहले बहुत ज्यादा क्रेज था, आजकल सब कुछ ऑनलाइन आने लगा है। हालांकि स्किल ट्रेनिंग में आपको फिजिकली या प्रैक्टिकली चीजें जाननी पड़ती हैं। तो इसी की वजह से सरकार ने क्या किया है कि 5 ऐसी टाउनशिप बनाई है जहां विश्वविद्यालय इंडस्ट्री एक साथ होंगे। तो ऑप्शन इसका सी है कि प्रमुख औद्योगिक गलियारों के निकट, यानी जहां पर ये प्रोडक्शन हाउस होंगे, जहां पर ये इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, उसके पास में वो क्या बनाएगी, अपने यूनिवर्सिटीज बनाएगी, ठीक है, जहां पर बच्चे थोड़ा सा कनेक्ट हो सकेंगे इन चीजों से। तो आई होप मैंने इसको आपको बेहतर समझा दिया होगा। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि बजट 2026 में घोषित सी मार्ट्स,
अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सी मार्ट्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। सी मार्ट्स क्या है ये भी पूछ सकता है, बेसिकली सी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑप्शन कह रहा है केवल विदेशी सामान बेचना। बी है आपका महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों SHG के उत्पादों को बाजार देना। सी कह रहा है बड़े कारपोरेट ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। और डी है केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक्री करना। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा आप मार्ट्स को और बाजार को कनेक्ट करें तो आप देखेंगे दोनों में कनेक्शन तो दिख रहा है। मार्ट्स मतलब क्या, एक तरीके का बाजार, ठीक है। तो वहां से अगर इसको कनेक्ट करना चाहें तो आप कहेंगे नहीं ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे, और एक्चुअली में ऑप्शन बी आपका सही है। सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन बी है। तो सी मार्ट्स क्या है कि आधुनिक दुकानें होंगी जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जाएंगी। यह पहल लखपति दीदी योजना को मजबूती देने के लिए शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट टर्म है, किसको मजबूती देने के लिए शुरू की गई है, पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज एज वेल एज जो हायर यूपीएससी एग्जाम्स में है उसमें पूछाता है, कथन वगैरह आते हैं ना उसमें पूछाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बेसिकली ये ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, ठीक है, ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, उनको एक तरीके से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई थी। तो पहली योजना 2023 में शुरू गई थी, ये जो ग्रामीण ये वाली दीदी है ना लखपति दीदी वाली, तो 2023 में शुरू की गई थी। तो 2026 में इसी का अपडेटेड वर्जन कह लीजिए आप, मतलब इसी को थोड़ा सा और एडवांस करके इसी को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ये वाली सी मार्ट्स, ठीक है, सी मार्ट्स। बेसिकली इसमें सी और एच दोनों सेम ही है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहले क्या थे, जो 2023 में लखपति दीदी योजना थी, इसमें स्वयं सहायता समूहों के द्वारा क्या होता था, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद में उनको रोजगार दिया जाता था, ठीक है, क्या दिया जाता था, रोजगार, सॉरी, रोजगार। अब रोजगार में क्या होता था, ये कहा गया कि जो लखपति दीदी हैं, बेसिकली अगर किसी को थोड़ा कहोगे ना लखपति मतलब 10-15 लाख रुपए मिलेंगे उसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रोजगार दिया गया, रोजगार में ये कहा गया कि भाई आपको ट्रेनिंग, जैसे ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग हो सकती है, आपको एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग है, आपको सिलाई कढ़ाई बिनाई की है, तो उसके बाद आप अपना क्या कर लीजिए, एक व्यवसाय करिए, ठीक है, व्यवसाय या स्वयं सहायता समूह चलाइए, जिसके तहत ये लक्ष्य था सरकार का कि वो सालाना जो है 1 लाख जो है 1 लाख ईयर कमा सके। यानी सरकार ने यह लक्ष्य रखा था कि जो महिलाएं हैं वो 1 लाख रुपए सालाना कमाई कर सके, यानी 1 लाख का आंकड़ा जैसे आपने छुआ इसका मतलब क्या हो गया, आप लखपति हो गए, ऐसा होता तो है नहीं ऐसा, ठीक है। तो मे बी सरकार का यही लक्ष्य था कि 1 लाख रुपए सालाना कमाना, ठीक है, सालाना, तो महीने का आप समझ सकते हैं कोई 9 हजार के आसपास, ठीक है, नहीं 9 हजार 10 हजार के आसपास सालाना जो है सरकार चाहती है कि महिलाएं कमाएं, ठीक है। तो उन्होंने ये लखपति दीदी योजना शुरू की 23 में। अब चाहते हैं कि वो योजना थोड़ी और बेहतर हो, मतलब क्या करें कि उत्पादों को बाजार देना। अब स्वयं सहायता समूह में मान लीजिए कोई पापड़ बना रहा है, क्या बना रहा है कोई, ये रोजगार में किसी ने कोई पापड़ बनाया मान लो, ठीक है। सरकार चाहती है कि इसको एक पहचान मिले, वो उसकी ऑनर रहे, उसको एक ब्रांडिंग हो इस पापड़ की, ठीक है, इस पापड़ की ब्रांडिंग हो, इसको बाजार मिले और ये क्या हो, नेशनल लेवल पे इसको पहचान मिले, यानी एक बड़े लेवल पर जाए, जो प्रोडक्ट है वो केवल एक छोटे लेवल पे ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में क्या 10 महिलाएं अगर कर रही है तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन तो कर नहीं रही हैं, एक तरीके से वो 10 4 5 10 लोग मिलकर के आकर के और काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सरकार इनको थोड़ा सा बेहतर कर रही है, एक बाजार उपलब्ध करा रही है, ब्रांडिंग की सुविधा दे रही है, तो इस तरीके से महिला उद्यमी बना रही है। इसमें क्या एक तरीके से ये वर्कर थी, अब इनको उद्यमी इंटरप्रेन्योर, तो यहाँ जो ई है बेसिकली वही है इंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंटरप्रेन्योर, न्योर, न्योर, ठीक है। ये जो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बाद में सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर्स है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भाई साहब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय बजट, वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुच्छेद 110 है, 112 है, 280 है, 360 है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो अनुच्छेद जो आपका 112 है वो वाला सही है, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत ही क्या होता है, राष्ट्रपति जो है हर साल बजट पेश करवाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनके उनके जो है माध्यम से जो क्या होता है, बजट पेश होता है। एक तरीके से कहने का मतलब इसका ये है, बट उतना अगर राष्ट्रपति वाला जो एंगल है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब कौन से अनुच्छेद के तहत बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो ध्यान रखिएगा 112 वाला आप टिक मारेंगे। इसमें 2 या 3, सॉरी 3 मैंने लिया हुआ है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो 110 है वो धन विधेयक है। क्या विधेयक है, धन विधेयक है। अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल है। ये वाला तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा इसको, बिकॉज ये पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम्स में।
तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपके ये क्लियर कराए हैं। सो जैसा मैंने पहले कहा था एग्जाम शुरू होने से पहले कि यहाँ पर क्वेश्चन भले ही 11 है, बट आई होप कि आपके 30 टू 40 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रेडी करवा दूँ, ठीक है, रेडी टू डिस्पैच। जैसे ही क्वेश्चन ने पूछा फटाक से मारिए उसमें, ठीक है, टिक। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए, विवरण के तहत मैंने थोड़ा सा बेहतर किया है इनको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस वर्ष रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकता हूं मैं इसको, बिकॉज क्या हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था जब 92 ईयर्स का जो बजट हमारा है, 1860 में पहला बजट आया था हमारा, ठीक है, 1860 में पहला बजट आया था। भारत नहीं आजाद हुआ था, इट्स ओके। अगर आप भारत देखें तो भारत कब आजाद हुआ है, 1947 में आजाद हुआ है, ठीक है। तो आजाद तो हुआ 47 में, लेकिन पहला बजट, यानी अंग्रेज भी बजट बनाते थे, अब राज कर रहे हैं हमारे यहाँ तो बजट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है भाई, कि इंडिया पे कितना पैसा हमसे यहाँ से खींचना खाचना है, ठीक है, इन लोगों को कितना इस सोने की चिड़िया में से सोना निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनियां, ये सब तो बेसिकली क्या है, सरकार जो भी सरकार थी बजट तो लेके ही आती है, ठीक है, चाहे अब हमारी अपनी स्वतंत्र सरकार है, चाहे वो अंग्रेजों की सरकार थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो बेसिक इसको याद रखिएगा, 2017 इसका आंसर हुआ करेक्ट। वाई बिकॉज 17 बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें काफी कुछ बदलाव हुआ था। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर इतना सारा कुछ आपके लिए लिख के रखा हुआ है। 17 में क्या हुआ था, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देवराय, ठीक है, क्या थे, विवेक देवराय की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। बिकॉज डिसीजन वाज सो हिस्टोरिक। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसको जो है किसके अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश, यानी कहते हैं ना किसने दिमाग दिया इसका। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है ना, जब थोड़ा सा आप अपर लेवल एग्जाम्स में जाएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये विवेक देवराय जी, क्योंकि पूछ ले जाता है कि किसकी सिफारिश पर ये काम हुआ है, ठीक है। तो इनका भी योगदान मानना चाहिए हमें। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा कि 2017 में ही क्या हुआ, 92 साल पुरानी परंपरा खत्म करते हुए रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, बिल्कुल सही। पहले रेलवे बजट अलग आता था और आम बजट अलग आता था, बिकॉज रेलवे पर ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो पहले क्या था, रेलवे का बजट हम अलग ही करते थे। अभी 17 में ही एक चीज और हुई थी, क्या हुआ था कि जो बजट है वो फरवरी के आखिरी वर्किंग डे, यानी 28 या 29, जैसे हम जानते हैं कि फरवरी या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते थे, फरवरी के 28 या 29 को ही बजट देते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इन दोनों डेट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और बजट जो लाया गया वो 1 फरवरी कर दिया गया, भाई 1 फरवरी को बजट हम लेकर के आएंगे। और इस बार ऐसा हुआ कि 1 फरवरी 2026 को, ठीक है, 1 फरवरी 2026 को क्या पड़ गया, संडे पड़ गया। क्या पड़ गया, संडे पड़ गया। तो संडे को कभी बजट आजकल हिस्ट्री में आया नहीं है, लेकिन इस बार क्या हो गया, एक और ये रिकॉर्ड हो गया कि 1 फरवरी 2026 को पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे को बजट आया है। इंफॉर्मेशन के लिए है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ चीजें होती है ना, तो एग्जामिनेशन थोड़ा, एग्जामिनर ये ढूंढता रहता है कि क्या पहली बार हुआ, क्या अलग हो गया, उसी को उठा के दे देगा आपको। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में जब संडे को बजट आया है, ठीक है, संडे को कब आया है, 1 फरवरी 26 में संडे को भी बजट आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो याद हो गया, 1 फरवरी वाला कर दिया गया है, 1 फरवरी कर भी दिया गया है, ठीक है। 21 के बाद बजट पूरी तरह डिजिटल हो गया, ठीक है, यानी अब अभी तक क्या था, हमारा जो बजट था वो था एक तरीके से छपाई वाला, छपाई प्रक्रिया वाला था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया था, डिजिटल कर दिया गया था, ठीक है। यानी एक टैब लेकर के आप, निर्मला सीतारमन जी क्या करती हैं, एक टैब लेके आती, पहले ब्रीफ केस लेके आती थी। पहले क्या आता था, इससे पहले भी क्या होता था कि ट्रकों में लेकर के आते थे बहुत सारे भर भर के, ठीक है। तो वित्त मंत्री अब बही खाता वाला कवर के अंदर एक टैबलेट आईपैड लेकर के आती हैं, ठीक है। इससे अब जनता और सांसदों के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे आप भाषण खत्म होता है, भाषण खत्म होते ही पूरा बजट क्या होता है, अपलोड कर दिया जाता है इस वाले ऐप पे। तो जिसको भी एक्चुअल में बजट चाहिए कि जो निर्मला सीतारमण जी ने वहां पर पढ़ा है, वो आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वाले से भाई साहब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिए हैं। तो आई होप कि आपने थोड़ा सा पेन, कॉपी, कलम कुछ तो लेके साथ में बैठे होंगे, तो नोट करते रहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट्स हैं। ये नहीं कह सकता because आप अगर देखेंगे तो वीडियोस में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन दे देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। दीज आर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है कि बजट 2026-27 में कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना लगाया गया है। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि 26-27 अभी तो पूरा तो हुआ नहीं है ना, 27 के मार्च तक जाकर के खत्म होगा। तो ये कह रहे हैं कि 26 और 27 में, ठीक है, 2026-27 में टोटल खर्चा कितना आएगा भाई साहब। आपने ये तो बता दिया, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे मकान बनाना है, लेकिन आपका कितना खर्चा आएगा इस सब में मिला करके। तो इस तरीके से सरकार ने जो बजट दिया है कि कॉरिडोर्स बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे, यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएंगे, और सी मार्ट्स की योजना लेकर के आए हैं, ठीक है।
तो इन सब में कितना खर्चा होने वाला है टोटल, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही है। 53.47 करोड़। एक डाटा वाला है, इसको भाई रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा मैं आपको ऐसा कुछ मंत्र नहीं दे सकता, ठीक है, अपने हिसाब से आप रट सकते हैं। हालांकि 50 लाख के आसपास आप रहता ही है, तो 53.47 लाख करोड़ का बजट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। सिंगल एसएससी सीजीएल्स और ये नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं इसमें पूछ लिया जाता है ब्लैक बजट, ठीक है। और एक बार नहीं, कई बार पूछा गया, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं 1973, 74, 91, 92, 97, 98 और 2000, 2001, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें से ए सही है, ठीक है। कौन सा 97, 90, सॉरी 73, 74 है, ठीक है। और ये आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक बजट, यानी जब इस टाइम पे जो बजट आया था उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय 550 करोड़ का भारी राजकोषीय घाटा था। अभी मान लीजिए, सपोज करिए आपने 50 रुपए कमाए और 100 रुपए आपका तो खत्म ही हो गया। कर्जा ले लिया आपने, कितना, 50 रुपए। तो भाई साहब कहेंगे नहीं आदमी, यार तुम क्या आदमी है यार, इतना तो तुम कमाए, उतना तो कर्जा ले लिए, ठीक है। तो बेसिकली घाटा आपका जो है, पैसा ही घट गया आपका, ठीक है। वही चीजें हैं, थोड़ा सा इन चीजों से मैच करा के देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो क्या 550 करोड़ का भारी राजकोषीय घाटा था। दैट्स वाई क्या हुआ था उस टाइम पर 1976, 73 और 74 टाइम में जो बजट आया था उसको ब्लैक बजट कहा गया। आप ब्लैक बजट क्यों कहा गया? क्योंकि राजकोषीय घाटा क्या हमारा बहुत ज्यादा था, ठीक है। और 73, 74 में आया था, कौन लेकर के आया था? यशवंत चौहान, ये नाम भी याद रख सकते हैं आप, जरूरत नहीं है वैसे। ब्लैक बजट पूछा था कब, ब्लैक बजट कब आया था, ठीक है। अब ब्लैक बजट किसे कहा जाता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बजट तैयार करता है? इसको भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। भाई बिकॉज कि इसमें वित्त मंत्रालय के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है। जैसे ऑप्शन ए दिया गया राजस्व विभाग, बी है आर्थिक कार्य विभाग, सी है व्यय विभाग और डी है वित्तीय सेवा विभाग। अब आपको ये बताना भाई साहब इन सब में से कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट को तैयार करता है, ठीक है। रेवेन्यू वाला, इकोनॉमिक्स अफेयर वाला, एक्सपेंडिचर वाला या फाइनेंशियल सर्विसेज वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, या आपने थोड़ा सा चीजें पढ़ी होंगी इकोनॉमी से, अगर इस चीज को रिलेट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वो इसका क्या होगा, तैयार करने की इसकी जिम्मेदारी होती है। तो उत्तर आपका क्या होगा सही, आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके। व्याख्या में वही सेम चीज है, मुख्य जिम्मेदारी आर्थिक कार्य विभाग की होती है, जो बाद में वित्त मंत्रालय के थ्रू जो है, जो सीतारमन जी वहां पर बैठ करके, सॉरी संसद में जाकर के इसको सुनाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई साहब स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, गलती कर देते हैं बच्चे इसमें। क्यों गलती करते हैं? स्वतंत्र नहीं पढ़ते हैं, बस भारत का पहला बजट किसने पेश किया था और लेके भाग जाते हैं। क्वेश्चन को क्या है, लेके भागना नहीं है, ठीक है। वो भाई, अरे भाई आ गया, ये तो मुझे पता है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया 1860 में भाई साहब बजट आ ही चुका है, ठीक है। और कौन सा लेकर के आया हुआ है, ये हमारे जो विल्सन साहब थे वो लेकर के आए थे, ठीक है। अब 1860 में जो है ये जो बजट आया था, उसके बाद में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, नहीं बजट तो आ ही रहे हैं इसका मतलब। और 1947 के बाद में कौन लेकर के पेश किया है? ऑप्शन आपको दे रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, जान मथाई, आर के सन्मुखम चेट्टी एंड मोरारजी देसाई। अच्छा, इसलिए मैंने इसको कंफर्म किया था। ये मैं सोचा, मैंने सोचा था कि ये सेट्टी होगा, सुनील सेट्टी वाला सेट्टी, बट दिस इज एक्चुअली चेट्टी है, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सही है सी वाला। जो चेट्टी वाला जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वही वाला आर के सन्मुखम चेट्टी, तो इससे थोड़ा याद रख सकते हैं ना, सेट्टी चेट्टी, तो वहां से थोड़ा इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, पहला बजट 26 नवंबर 1947 में, ठीक है, अगस्त 47 में आजाद हुआ था और 26 नवंबर 47 को आर सन्मुखम चेट्टी ने, भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है भाई साहब, भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो आर सन्मुखम चेट्टी हैं, ने पेश किया था। अब पहला बजट जो है विल्सन साहब ने, मैंने बताया ना, जेम्स विल्सन, और इनको भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको लोग मानते हैं कि ये भारतीय बजट प्रणाली के जनक हैं। नहीं, इन्होंने 7 अप्रैल 1860 का, ये अप्रैल वाली डेट मैंने बताई नहीं था आपको ना, 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। उस समय भारत के ब्रिटिश शासन के अधीन था। पहले बता चुका हूँ भाई, हम तो गुलाम थे उस टाइम पे, या हमारा जो शासन था वो अंग्रेजों के अधीन था। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के वायसराय थे। एक्चुअली ये वर्ड में, ये मैंने इसलिए लिया हुआ क्योंकि ये मैंने देखा था किसी इंटरव्यू में, आई थिंक पूछा गया था, और एक बार एक करोड़ कौन बनेगा करोड़पति भी पूछा गया, कि जब बजट आया हमारा, तो पहला बजट 1860 में आया था, उस समय वायसराय कौन थे?
तरीके से प्रश्न बना था, तो इसलिए इतना ले लिया मैंने, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बाकी जितनी लाइनें मैंने लिखी ना भाई साहब, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट इट डाउन कर रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन। वन लाइनर से ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बजट 2026-27 में घोषित रेयर अर्थ कॉरिडोर मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों को कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई? बिकॉज रेयर अर्थ जो होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, ये इनको चाहिए क्यों भाई हमें? रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमें क्यों चाहिए? बिकॉज जितनी भी हमारी ईवी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी इंडस्ट्री, फाइटर जेट्स बनाते हैं ना, फाइटर जेट्स जो बनते हैं, जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, जो ड्रोन ड्रोन बनाते हैं, उन सब में हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। और इसका अगर आपको पता होगा तो 90% जो कंट्रोल है वो किसका है? चाइना का है अभी इस टाइम पे। किसका है? चाइना का है। तो जिस भाई चाइना क्या है, मोनोपोली तरीके से हो जाएगी ना। अब भाई जिसके पास है वो बोलेगा नहीं मैं दूंगा, दूंगा ही नहीं। तो अब बाकी लोग क्या करेंगे भाई? बैठे रहेंगे ऐसे ही। तो सरकार ने भी बोला कि भाई हमारे पास कुछ रेयर अर्थ चीजें हैं, तो बोला हाँ कुछ जगहों पर हमारे रेयर अर्थ मिले हैं हमको। तो कहा जा रहा है कि भाई 26-27 में घोषित रेयर अर्थ कॉरिडोर, मतलब सरकार ने कहा भाई ठीक है वहाँ कॉरिडोर बनाएंगे, सो दैट हम रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जल्दी कर सके, क्योंकि ये मिलता है हमें किस में? मिनरल से मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको घी चाहिए, और हमें बताया कि हम अगर घी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे मेन जो खनिज है एक तरीके से, दूध चाहिए। तो दूध अगर आपको मिल गया तो उसको प्रोसेस करके या तो भी आप घी निकालेंगे ना, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से फिर निकालेंगे घी। तो हमने कहा भाई साहब हमारे पास दूध मिल गया, नहीं हमारे पास खनिज मिल गया जिससे रेयर अर्थ मिलेगा। तो वही चीजें यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रेयर अर्थ कॉरिडोर कुछ जगहों पर मिला है, और सरकार कह रही है कि भारत के किन क्षेत्रों को कवर करता है, ये कह रहा है, ठीक है। यानी बजट 26-27 में जो हमने कॉरिडोर घोषित किया है वो भारत के किन क्षेत्रों को कवर करता है, यानी जो हमने बताए हैं। तो ऑप्शन आपको दे रहा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है, पूर्वी और दक्षिण तटीय क्षेत्र है, और डी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, नहीं तो आपका ऑप्शन जो है, हाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपको मैंने बता ही चुका हूँ क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, जो हम अभी कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, कौन कौन से हमने हाईलाइटेड किए हैं, उसमें है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ये चार जो है हमने राज्य एक तरीके से ईयर मार्क्ड किए हैं। भाई यहाँ इनके जो है तटीय रेत में क्या मिला है हमें? मोनाजाइट मिला हुआ है, ठीक है। मोनाजाइट क्या है कि खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिसमें क्या होता है हमें रेयर अर्थ मिलेगा। अब मोनाजाइट से आपको क्या करना है? मोनाजाइट से आपको रेयर अर्थ मटेरियल्स निकालने हैं अगर, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? जो तटीय रेत है, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर किसमें तटीय क्षेत्र बोल रहा है ना, हाँ यहाँ पे पूर्वी और दक्षिणी, यानी तमिलनाडु देखिए दक्षिणी, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है, उड़ीसा थोड़ा सा पूर्वी लगता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मैप अगर आपने देखा होगा तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे प्रदेश, सॉरी सारे राज्य जो है एक तरीके से क्या है? कोस्टल एरिया है। क्या है? कोस्टल तटीय क्षेत्र है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पूर्वी और दक्षिणी, यहाँ पर हम कॉरिडोर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ट्राई मतलब अनाउंस किया है कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे क्या कर सके हम? खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिससे रेयर अर्थ तत्व निकाले जाते हैं, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है कि चीन दुनिया में लगभग 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है, ठीक। अब भाई उसकी क्या है? मोनोपोली एक तरीके से, अगर नहीं किसी को दे रहा है तो वहां पर उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? हाल्ट हो जाएगा। और भारत इस कॉरिडोर के जरिए अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करना चाहता है, भारत को भी अपने क्या करना है? अपनी सुरक्षा करना, सुनिश्चित करना चाहता है। ये खनिज कहाँ कहाँ यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक वाहन में, डिफेंस यानी मिसाइल रडार वगैरह में, विंड टर्बाइन में, स्मार्टफ़ोन और सेमीकंडक्टर के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कहाँ-कहाँ रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज होते हैं। और यह नेशनल क्रिटिकल, सॉरी यह क्या है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन यानी एनसीएमएम का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछ लिया जाता है एनसीएमएम क्या है, या जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है, या जो ये निकाल रहे हैं हम खनिजों से, किसका हिस्सा मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनसीएमएम यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्नों को देखिए घुमा फिरा के पूछ ले सकता है कि खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम कहाँ कहाँ कॉरिडोर बना रहे हैं, या किन कौन से राज्य कॉरिडोर में शामिल नहीं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऐसे मैंने इसको कोटा से याद किया था, कोटा, ठीक। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आप अपना कोई बना लीजिए और उससे याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। कि यहाँ पर हम मोनाजाइट रेत जो है वहां पर हमें मिल रही है, तो तटीय क्षेत्रों पर हम वहां बना रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसमें से एक गायब कर देगा, बोलेगा चौथा राज्य कौन सा है, ठीक है। प्रश्नों को देखिए घुमा फिरा के पूछेगा, आप ये कहिए एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछे तो मैं ऐसा नहीं कह, ये गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड या इसी से सिमिलरिटी मिलता हुआ यही चीज पूछेगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आखिरी है भाई साहब। ठीक है, क्या बोलता है कि बजट 26-27 के अनुसार रेयर अर्थ खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक किस मद पर सीमा शुल्क हटाया गया है। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग होता है, जैसे मैंने कहा नहीं आपको, दूध है आपके पास, उससे दही आप बना रहे हैं, दही से आप बना रहे हैं क्या, मक्खन बना रहे हैं। ठीक है, अब मक्खन से आप क्या बना रहे हैं, घी बना रहे हैं। बेसिकली आपने देखा होगा दही से आपको मक्खन बनाना है तो आपके पास एक बड़ा सा इस तरीके का बर्तन होना चाहिए जिसमें एक डंडा होता है ना, ये जो एक तरीके से घुमाने के लिए इसको, मोशन देने के लिए, इसको क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली नाम नहीं पता इसका। बट आपके पास ऐसा ही कुछ प्रसंस्करण यंत्र होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए, जिससे क्या होता है इसमें दही आप डालेंगे तो उसको जब मथते हैं, मथनी बोलते हैं इसको, मथते हैं जब इसको, तब इसमें से मक्खन निकलता है। ठीक है, तब आप उसको घी बनाते हैं। सेम वही है कि जो रेयर अर्थ खनिज है उनके प्रसंस्करण के लिए आवश्यक किस मत पर सीमा शुल्क हटाया गया है, यानी कौन सी चीजें हैं जिन पर सीमा शुल्क हटाया गया। तो सेम बात है, ये उपकरण है, सेम यहाँ पे उपकरण है कोई, हाँ जी हाँ, पूंजीगत मशीनरी और उपकरण। कच्चा अयस्क कह रहा है, प्रोसेसिंग केमिकल्स कह रहा है, पूंजीगत मशीनरी उपकरण कह रहा है, परिवहन ईंधन कर रहा है। जी नहीं, इन्होंने क्या किया सरकार ने कि जो इसको उपकरण चाहिए, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए जो उपकरण चाहिए, उस पर इन्होंने कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। क्या कर दी है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क बोला जाता है। ठीक है, तो सीमा शुल्क क्या कर दिया सरकार ने, शून्य कर दिया है। ये पूछ सकता है किस पर सीमा शुल्क शून्य किया गया है, जी बिल्कुल, पूंजीगत मशीनरी और उपकरण में। क्योंकि रेयर अर्थ खनिजों को हम क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से अपने भी उसमें एक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो सरकार का ये मानना है कि भाई साहब जो प्रोसेसिंग मशीनरी और कैपिटल गुड्स हैं पर कस्टम ड्यूटी सुन, ताकि आयात क्या हो, सस्ता हो और घरेलू वैल्यू चेन मजबूत बने। ताकि जिससे अगर प्रोसेसिंग किसी को करनी है, मान लो किसी को दही से घी बनानी हो, उसको उपकरण ही महंगा मिलेगा तो वो बनाएगा ही नहीं। तो सरकार का यही मानना है कि भाई साहब आयात थोड़ा सस्ता कर दो, कस्टम ड्यूटी हटा दो, सो दैट क्या हो जाए, इस पे जो वैल्यू चेन है उसको मजबूती बने। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे, 11 प्रश्न थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ रह जाए और आई विल रिव्यू इट, कि मैं अगर कुछ छोड़ देता हूँ तो मैं उसको किसी और वीडियो में कवर कर लूँ या वन लाइनर में कवर कर लूँ। तो बाकी कुछ आपको डाउट रहता है, यू कैन, कमेंट बॉक्स ओपन है, धड़ाधड़ वहाँ पे कमेंट करिए। एंड अगर आपको पसंद आया हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये भी करते चलिए। दोनों नहीं कर पाए तो तीसरा काम शेयर वाला जरूर करिएगा। ठीक है, ये काम तो मस्ट है, बिकॉज अगर हम चाहते हैं किसी और को भी थोड़ा सा ज्ञान, इसका पर्पज यही है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। तो लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट शेयर तो करें ही अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।